नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी टाइम मशीन में बैठने वाले हैं जो हमें ले जाएगी 8वीं शताब्दी के दक्षिण एशिया में। सोचिए जरा, एक ऐसा राजवंश जिसने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया बल्कि यूनिवर्सिटीज का एक ऐसा लेजेंडरी नेटवर्क बना दिया जिसकी चर्चा पूरे एशिया में होती थी। हम बात कर रहे हैं पाल वंश की। ये वो दौर था जिसने शिक्षा, वास्तुकला, कला और कूटनीति के एक नए स्वर्ण युग की मजबूत नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का एजेंडा समझ लेते हैं। हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। 1. पाल वंश का उदय। 2. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। 3. महान महाविहार। 4. किंवदंतियां और वास्तुकला। 5. कला और वैश्विक प्रभाव। और 6. पतन और विनाश। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पाल वंश का उदय, अराजकता से साम्राज्य तक। दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत में पाल का मतलब होता है रक्षक, और ये नाम एकदम सटीक बैठता है क्योंकि 750 ईस्वी में गोपाल नाम के एक सेनापति को सदियों की राजनीतिक उथल-पुथल रोकने के लिए जनता ने सचमुच अपना राजा चुना था। इसके बाद तो जैसे कमाल ही हो गया। 770 ईस्वी में उनके बेटे धर्मपाल ने कमान संभाली और साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। शक्तिशाली राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों से सीधा मुकाबला किया। फिर 810 ईस्वी में देवपाल के आते आते ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसका फैलाव असम से लेकर ओडिशा तक हो चुका था। हालांकि 1144 ईस्वी में मदनपाल के शासनकाल तक आते आते ये वंश अपने अंतिम और पतन के दौर में पहुंच गया था। भाग 2, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, स्वर्ण युग की फंडिंग। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा तो कर लिया, पर उसे चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? तो इसका जवाब है जमीन। पाल शासकों ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को और अग्रहार यानी धार्मिक संस्थानों को बड़े पैमाने पर जमीनें दान में दी। इससे हुआ क्या कि एक बहुत ही पावरफुल जमींदार वर्ग तैयार हो गया। इन जमीनों से जंगलों को साफ करके खेती शुरू की गई और यहाँ तक कि स्थानीय आदिवासी समुदायों को भी इस मुख्य धारा की कृषि व्यवस्था का हिस्सा बना लिया गया। इसी मजबूत और फैलती हुई इकोनॉमी ने उनके इतने विशाल साम्राज्य और सेना को फाइनेंस किया। भाग 3, महान महाविहार यानी ज्ञान के केंद्र। तो इस अपार संपत्ति का राजाओं ने आखिर क्या किया? उन्होंने इसे शिक्षा में इन्वेस्ट किया, और यही एंट्री होती है महाविहारों की। अब ये महाविहार कोई छोटे मोटे मठ नहीं थे, ये प्रॉपर स्टेट फंडेड बौद्ध यूनिवर्सिटीज थीं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थीं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उस समय पाल राजाओं ने विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे नए संस्थानों में इतना पैसा लगाया कि उन्होंने संसाधनों और रुतबे के मामले में प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी पीछे छोड़ दिया था। भाग 4, किंवदंतियां और वास्तुकला, जहां मिथक और चिनाई का मिलन होता है। अब इन इमारतों के साथ कुछ बेहद रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। हिस्टोरिकली हम जानते हैं कि उदंतपुरी महाविहार शायद राजा गोपाल ने बनवाया था, लेकिन तिब्बती किंवदंतियां इसके फंड्स को लेकर कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। उनके मुताबिक इतने भव्य निर्माण के लिए जो असीमित सोना चाहिए था, वो किसी शाही खजाने से नहीं बल्कि एक जादुई तरीके से आया था। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही फैसिनेटिंग भी है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं कि नारद नाम के एक तांत्रिक ने एक बौद्ध उपासक को शव साधना नाम के एक खास अनुष्ठान के लिए चुना। कहानी कहती है कि अनुष्ठान के बिल्कुल पीक पर उस मुर्दे की जीभ एक तलवार बन गई और वो पूरा का पूरा शव ठोस सोने में बदल गया। जी हाँ, शुद्ध सोना। कहा जाता है कि उसी जादुई सोने से उदंतपुरी का निर्माण हुआ और वहां रहने वाले 500 से ज्यादा भिक्षुओं का खर्चा उठाया गया। फिर उसी उपासक ने उस जादुई तलवार के सहारे उड़कर सुमेरु पर्वत को देखा और उसी डिजाइन पर यह महाविहार बनवा दिया। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ हमारे पास उदंतपुरी है जो तांत्रिक किंवदंतियों और जादुई सोने की कहानियों में लिपटा है, और दूसरी तरफ है सोमपुरा महाविहार। सोमपुरा कोई मिथक नहीं है, ये धर्मपाल और देवपाल द्वारा बनवाया गया एक जीता जागता आर्किटेक्चरल मार्वल है। ये पूरे 27 एकड़ में फैला हुआ है। इसका क्रूसीफॉर्म यानी क्रॉस के आकार का डिजाइन इतना मैथमेटिकली सटीक है कि आज भी बांग्लादेश के पहाड़पुर में इसके अवशेष देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। भाग 5, कला और वैश्विक प्रभाव, द पाल एक्सपोर्ट। आपको क्या लगता है इन ज्ञान के केंद्रों का असर सिर्फ बंगाल और बिहार तक था?
बिल्कुल नहीं। पाल साम्राज्य तो उस वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी और कल्चर का एक बहुत बड़ा हब बन चुका था। उदाहरण के लिए महान विद्वान अतीशा ने यहाँ से तिब्बत का सफर किया और बौद्ध शिक्षाओं को वहाँ गहराई तक फैलाया। जावा के शक्तिशाली शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव ने तो बकायदा अपना एक खास राजदूत देवपाल के दरबार में भेजा था। और हाँ, साउथ ईस्ट एशिया, खासकर जावा और बर्मा के कई मंदिरों में जो डिजाइन दिखता है ना, वो सीधा सोमपुरा के क्रॉस डिजाइन से प्रेरित था। ये सब मुमकिन हुआ उन ट्रैवलिंग भिक्षुओं की वजह से जो यहाँ से पढ़कर पूरी दुनिया में गए। इसके अलावा अगर आर्ट की बात करें तो ये दौर एक शानदार कल्चरल बूम था। कांस्य और काले पत्थर में बनी पाल मूर्तिकला की एक अपनी ही अलग स्टाइल डेवलप हुई। सोमपुरा जैसे महाविहारों की बाहरी दीवारों को सजाने के लिए बेहतरीन टेराकोटा की पट्टिकाएं बनाई गई। और सबसे खास बात, यही वो समय था जब चर्यापद की रचना हुई, जिसे हम आज की बंगाली, असमिया और उड़िया भाषाओं का सबसे शुरुआती रूप मानते हैं। एक तरफ वो कट्टर बौद्ध शासक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गौड़पाद जैसे महान संस्कृत विद्वानों को पूरा सपोर्ट किया। ये वाकई हर मायने में एक सच्चा स्वर्णयुग था। भाग 6, पतन और विनाश, द ट्रैजिक एंड। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है, और पाल साम्राज्य का अंत बहुत ही अचानक और भयानक था। 12वीं शताब्दी के आखिर में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जब इन इलाकों पर हमला किया तो एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलतफहमी हो गई। उसने इन ऊंची दीवारों वाले विशाल विश्वविद्यालयों को मिलिट्री फोर्ट यानी सैन्य किले समझ लिया, और फिर बिना किसी वार्निंग के इन महान शिक्षा केंद्रों पर हमला कर दिया गया और उन्हें बेरहमी से जलाकर राख कर दिया गया। इस तबाही का आंखों देखा हाल फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने लिखा है, जिसे पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लिखते हैं, वहाँ के ज्यादातर रहने वाले ब्राह्मण थे और उन सभी ब्राह्मणों के सिर मुंडे हुए थे और उन सभी को मार डाला गया। बाद में पता चला कि वो पूरा किला और शहर असल में एक कॉलेज था। तो यहाँ सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिन सिर मुंडे हुए ब्राह्मणों का जिक्र आक्रमणकारियों ने किया, वो असल में वहाँ शांति से पढ़ाई और ध्यान करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। हजारों किताबें, सदियों का ज्ञान समेटे विशाल लाइब्रेरीज, सब कुछ हमेशा के लिए जलकर खाक हो गया। तो इस पूरी कहानी के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब किसी महान साम्राज्य के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों को ऐसे जला दिया जाता है, तो क्या उसकी विरासत उन राख के ढेरों के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, या फिर वो विरासत उन विद्वानों के दिमाग में जिंदा रहती है जो किसी तरह अपनी जान बचाकर तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भाग निकले थे। आज भी वास्तुकला, भाषा और दर्शन शास्त्र में पाल वंश की झलक पूरे एशिया की संस्कृति में धड़क रही है, क्योंकि आप इमारतों को तो जला सकते हैं, लेकिन विचारों को कभी खत्म नहीं कर सकते। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।